Good afternoon everyone. Welcome to Civil Services Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 524 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 524 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेंगोंग सो लेक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, पेंगोंग सो झील जो है हिमालय में स्थित एक लैंडलॉक्ड झील है। ठीक है, सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा है ये और रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है क्या? बताइए। देखिए, अभी मान्यता नहीं मिली है इसको। ठीक है, बात चल रही है। सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का नहीं है हिस्सा ये, लैंडलॉक्ड झील है। ठीक है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट केवल, तो केवल डी हो जाएगा इसका आंसर। देखी होगी आपने 3 इडियट में, लास्ट वाला सीन जो है इसी झील का है। ये झील जो है 60% तिब्बती क्षेत्र में यानी चीन की हो गई और 40% हिस्सा जो है भारत का है। इसमें भी चीन उंगली करता रहता है। तो पेंगोंग सो झील जो है हिमालय में लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई में स्थित एक लैंडलॉक्ड झील है। यह 134 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, झील की लंबाई लगभग 60% तिब्बती क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी चीन की हो गई, बाकी 40% है भारत की। देखिए, शीतकाल के दौरान यह झील जो है लवणीय होने के बावजूद पूरी तरह से जम जाती है। ठीक है, और यह सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और भौगोलिक रूप से एक अलग लैंडलॉक्ड नदी बेसिन है। यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किए जाने की प्रक्रिया में है, अर्थात हुई नहीं है अभी। ठीक है, इसके पश्चात इस कन्वेंशन के तहत दक्षिण एशिया की पहली ट्रांस बाउंड्री आर्द्र भूमि बन जाएगी अगर इसको मान्यता मिल गई तो। सिंधु नदी बेसिन का क्षेत्र का अगर ये हिस्सा होती तो वैसे ही खारे पानी की थोड़ी होती, फिर तो फ्रेश वाटर होती। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में कोयले की समस्या का बखान करना है। निम्न कैलोरी मान है भारत में जो पाया जाता है कोयला उच्च राख सामग्री है, मतलब जब उसको जलाते हैं तो राख ज़्यादा निकलती है। देश के कुल कोयला भंडार का अधिकांश भाग लिग्नाइट प्रकार का है क्या? गलत है, विटुमिनस है ना, या एंथ्रेसाइट है, विटुमिनस है बिल्कुल। हाई ऐश होती है उसमें, मतलब उच्च राख सामग्री निकलती है, निम्न कैलोरी मान है, पहला दूसरा करेक्ट है। यूपीएससी सिविल सेवा का फेवरेट प्रश्न है, पिछले 8 वर्षों में 3 बार पूछा है यूपीएससी। ठीक है, पीसीएस नहीं बोला। तो भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग जो है विटुमिनस प्रकार का है, लिग्नाइट नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में कुछ मात्रा में जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और कौन सा कोयला सबसे अच्छा रहता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है, 80 से 95%, किस में रहता है वो? एंथ्रेसाइट कोयले में। उसके बाद बिटुमिनस दूसरे स्थान पर आता है। तीसरा प्रश्न है, कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी में स्थित है। पटकोई नगाई लुसाई पर्वत श्रेणियाँ पश्चिमी हिमालय का हिस्सा हैं। कैप कैमोरिन भारत क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ हाईलाइट किया है मैंने, एग्जाम में हाईलाइट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इससे ये पकड़ सकते हो ना कि कहाँ गलती है। बिल्कुल, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी में स्थित है। पटकोई लुसाई और नगाई जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पूर्व हिमालय का हिस्सा है, पश्चिमी हिमालय का नहीं है। गलत, एलिमिनेट करिए दूसरे को। आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कैप कॉमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो नहीं है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट बचपन से पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बचपन तक का यहाँ एलिमिनेट करवा रहा है, केवल पहला। तो देखिए, कश्मीर के उत्तर में काराकोरम श्रेणी स्थित है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसी क्षेत्र में स्थित है। K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, पता होगा आपको। पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी नहीं, पूर्वी हिमालय का विस्तार असम तक है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ पटकोई नगाई लुसाई श्रेणियाँ हैं। ये बड़ी पूछी जाती हैं तीनों। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के निकोबार जिले में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है।
4 बिंदु हैं, चारों के नाम याद रखिएगा। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम शहर है। शहर आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्री उद्वेलन यानी मैरीन अपवेलिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, बताइए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समय समय पर समुद्री जल का उत्थान और पतन होना। यहीं एलिमिनेट कर दूं? चलिए, नहीं है। वैश्विक तापन के कारण समुद्र तल में वृद्धि होना। नहीं है। 3 सेकंड का टाइम मिल रहा तब भी। चक्रवातीय गतिविधियों के कारण तूफान महोर्मी का तट से टकराना। नहीं है। तो समुद्र की सतह की ओर गहरे शीत जल का संचलन होना, सी। तो समुद्र की सतह पर प्रवाहित होने वाली हवाएं सतही जल को सुदूर प्रवाहित कर देती हैं और इस जल की क्षतिपूर्ति करने के लिए सतह के नीचे से जल का ऊपर की ओर संचलन होने लगता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपवेलिंग। कुछ क्लिष्ट वर्ड होते हैं ज्योग्राफी के और जनरल साइंस के, जिनको एक बार इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इस क्षेत्र की जलवायु चरम है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। वर्षा अति निम्न होती है यहाँ पर, लोग खानाबदोश चरवाहे होते हैं, ठीक है, नोमैड होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपी, उत्तर अमेरिकी प्रेरी, साइबेरियन टुंड्रा। बताइए, पहला लगा दें? गलत है, सेकंड वाला सही है, मध्य एशियाई स्टेपी। तो स्टेपी एक सूखा घास का मैदान होता है। स्टेपी समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, यह उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच अवस्थित है। यहाँ चरम तापमान के साथ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल गर्म होता है यहाँ पर और शीतकाल ठंडा होता है, ठीक है। देखिए, स्टेपी प्रदेशों में हर साल 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य अक्षांशीय यानी मध्य एशियाई घास के मैदान कभी किर्गिज, कजाक, कलमुक्स जैसे खानाबदोश चरवाहों का निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अधिकांश मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं ना, वो रात के समय खिलते हैं। क्यों खिलते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसा? क्या रेगिस्तानी कीट के समय फूलों का भक्षण कर लेते हैं? हाँ, रेगिस्तानी कीट दिन के समय फूलों का भक्षण कर लेते हैं, इसलिए खिलते हैं वो। फूल खिलना निम्न तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। रेगिस्तानी कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्यों मरुस्थलीय पौधे रात के समय खिलते हैं, बताइए। देखिए, रेगिस्तानी कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, मरुस्थलीय परिस्थितियों में पौधों और जानवरों की अधिकांश गतिविधियां रात्रि के समय संचालित होती हैं, क्योंकि दिन के समय में तापमान टेम्परेचर जो है वो बहुत अधिक होता है। मरुस्थलीय कीट स्वयं सक्रिय हो जाते हैं और रात्रि में फूलों का परागण करने लगते हैं, ठीक है। कीटों को आकर्षित करने के लिए ज़्यादातर रेगिस्तानी पौधे रात्रि में खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अक्सर काले हिरण के निवास स्थान में पाया जाता है। अब काले हिरण का निवास स्थान कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CR है ये। मतलब है क्या, वो आपको बताना है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, केवल संकटग्रस्त है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, करेक्ट है। बिल्कुल वहीं पाया जाता है जहाँ पर काले हिरण का निवास स्थान है। तीनों के तीनों करेक्ट होकर डी है इसका आंसर, मतलब राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। देखिए, IUCN में इसकी स्थिति है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मतलब CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक के रूप में पहचाना गया है इसको। देखिए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसका उद्देश्य है मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड की पहचान के साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र प्रदान करना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके
पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है? बताइए क्या है? क्या है ये? बायो बेंडिंग है, बायो इरिगेशन है, बायो रेमिडिएशन है, या इन सीटू कंजर्वेशन है? इन सीटू एक्स सीटू तो 50 बार बताया होगा आपको। ये बायो रेमिडिएशन है, ठीक है। जैव उपचार डी। देखिए, यह जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जो मिट्टी और पानी से दूषित पदार्थों, प्रदूषण और विषों को दूर करने के लिए जीवों के जीवाणुओं और बैक्टीरिया जैसे जीवों का उपयोग के संबंध में है, ठीक है। बायो रेमिडिएशन का इस्तेमाल पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि तेल बिखर गया पानी में, ठीक है, या दूषित भूजल को साफ करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। होता किससे? बैक्टीरिया जीवाणुओं के द्वारा कराया जाता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ये। एक जीव द्वारा आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नियमन, फिर नियमन क्या है, अनुरूप क्या है, ठीक है, सस्पेंड फिर क्या है, ये कुछ। तो इसका उत्तर हमको देना होगा केवल एक, केवल दो, केवल तीन वाला। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो नियमन यानी रेगुलेट के सामने लिखा है, उच्चतर पौधे अपनी चपाचे गतिविधियों को कम करते हैं और सुप्तावस्था की स्थिति में चले जाते हैं। अनुरूप यानी कॉन्फॉर्म के सामने लिखा है, जानवरों और लगभग सभी पौधों की अत्यधिक आबादी यानी 99% एक निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए रख सकती है और परिवेश के तापमान के साथ उनके शरीर का तापमान बदल जाता है। सस्पेंड मतलब कुछ जीव शारीरिक और व्यवहारिक तरीकों से होम्योस्टेटिस को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। बताइए। देखिए यहाँ दूसरा वाला करेक्ट है। जो रेगुलेट के बारे में है वो ये है, ठीक है। एक और तीन जो सस्पेंड के बारे में वो ये है। तीनों एलिमिनेट मतलब इनको इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएंगे तीनों। फिलहाल केवल बी यहाँ पर सही है, अनुरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। तो देखिए, अनुरूप यानी जानवरों की अत्यधिक आबादी कितनी? 99%। और लगभग सभी पौधे निरंतर आंतरिक वातावरण को बनाए नहीं रख सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेश के तापमान के साथ बदलता रहता है। जलीय जंतुओं में शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु जल परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है। ये जानवर और पौधे केवल अनुरूपीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सीतासियन स्ट्रैंडिंग, जिसे आमतौर पर बीचिंग के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी घटना है जिसमें व्हेल और डॉल्फिन समुद्र तटों पर फंस जाती हैं। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? बहुत वीडियो देखी होंगी आपने, ठीक है, इस तरह की यूट्यूब पर फंसी मिलती हैं वो। पहला है जल के तापमान में परिवर्तन, व्हेल के इकोलोकेशन में अनियमितताएं, भूचुंबकीय परिवर्तन और तटों के बहुत निकट शिकार करना। ये सभी हैं। कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के बाउंस मारते हैं, ठीक है, दिमाग के ऊपर से जाते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं। वो सी है इसका आंसर, 1 2 3 4। देखिए, सीतासियन स्ट्रैंडिंग, जिसे आमतौर पर समुद्र तट के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी घटना है जिसमें व्हेल और डॉल्फिन समुद्र तटों पर फंस जाती हैं। अत्यधिक सामाजिक स्तनधारी जैसे कि पायलट व्हेल विशेष रूप से समूहों में फंस जाती है, क्योंकि वे बड़े घनिष्ठ समुदायों में यात्रा करती है जो परस्पर निरंतर संचार पर निर्भर होती हैं। 11वां प्रश्न है पार्थिव ग्रहों से संबंध में, ठीक है, पार्थिव ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, पार्थिव ग्रहों का निर्माण मूल तारे से बहुत दूर हुआ था जहां गैसों का ठोस कणों के रूप में संघनित होना कठिन था। बृहस्पति एक पार्थिव ग्रह है। मूल तारा जो है ना, यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है ना 4 ग्रह, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट या आंतरिक प्लैनेट या फिर पार्थिव ग्रह। उसके बाद जो आते हैं बात की सेकंड वाली बेल्ट में, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, उनको बोलते हैं बृहस्पतीय प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट। मतलब बृहस्पतीय ग्रह, जैसे ये पार्थिव ग्रह की बेल्ट है, वो बृहस्पति ग्रह की बेल्ट बोलते हैं उसको। तो बृहस्पति एक पार्थिव ग्रह तो हुआ नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों में से होता तब पार्थिव ग्रह होता। और ये सूर्य से दूर थोड़ी है, ये तो निकट है मूल तारे से। मूल तारा कौन है? सूर्य। तो पहला भी गलत हो गया, दोनों के दोनों गलत है, डी है इसका आंसर। तो दोनों कथन असत्य हैं। देखिए, ग्रह की बात करें तो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं।
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ठीक है, अरुण वरुण मतलब यूरेनस और नेपच्यून। अब देखिए, इन 8 ग्रहों के अतिरिक्त सौरमंडल में 3 और ग्रह हैं जो कि बौने हैं, और इनके नाम है सिरस, प्लूटो और एरिस। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया 2006 में। देखिए, ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह, उसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। दूसरे हैं बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण यानी यूरेनस, नेपच्यून। इनको जो है आउटर प्लैनेट या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा दोनों क्यों गलत थे वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पी तरंगों से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा करेक्ट है। पी तरंगे, एस तरंगे पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। देखिए, पी तरंगे तीव्र गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुँचती हैं। पी तरंगों के कंपन की दिशा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, ऊर्ध्वाधर तल के तरंग की दिशा के लंबवत होती है। ये ठोस और तरल पदार्थों के माध्यम से गति करती हैं। गलत है, वो एस तरंगे हैं। पी तरंगों के कंपन की दिशा ऊर्ध्वाधर तल की तरंग के लंबवत दिशा के लंबवत नहीं होती, यह भी एस तरंगों का है। पी तरंगे तीव्र गति से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये वाला सही है, केवल पहला ही सही है। तो विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंगे जो हैं अलग अलग तरीक़ों से गति करती हैं। पी तरंगे तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं, ठीक है, लंबवत नहीं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह प्रसार की दिशा में सामग्री पर दबाव डालती हैं और अन्य 3 तरंगे तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं, ठीक है। देखिए, बात करें एस तरंगों की, तो एस तरंगों की कंपन की दिशा ऊर्ध्वाधर तल के तरंग की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। तो एस तरंगों की होती है और पी तरंगों की नहीं होती, इसलिए वे जिस सामग्री से गुजरती हैं उसमें गर्द और क्रस्ट का निर्माण होता है। धरातलीय तरंगों को सबसे विनाशकारी तरंगे माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायु की एक बृहद प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में एक वामवृत्त दिशा में निम्न वायुमंडलीय दाब के केंद्र के चारों ओर गति करती है। वायु की गति, वायु की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक चक्रवातों के निर्माण में योगदान देते हैं। ये बड़ा दूसरा वाला अलग से बनाई जाती है लाइन प्रश्न। और तीसरा है, जैसे ही चक्रवात के केंद्र में दबाव कमजोर हो जाता है उसके चारों ओर वायु की गति भी कम हो जाती है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है। वायु की गति, वायु की दिशा, तापमान, आर्द्रता जैसे कारक चक्रवातों के निर्माण में योगदान देते हैं। ये तीसरा वाला गलत है। थर्ड को हम एलिमिनेट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, चक्रवात जो है अति निम्न दबाव वाली प्रणाली का निर्माण है, ठीक है, जिसके चारों ओर बहुत तेज गति वाली हवाएं गति करती हैं। बादल बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा प्राप्त करता है और वाष्प में बदल जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में वापस तरल रूप में परिवर्तित हो जाती है तो ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। वातावरण में छोड़ी गई ऊष्मा आसपास की वायु को गर्म करती है। ऊष्मा ऊपर की ओर गति करती है और निम्न दबाव का निर्माण होता है, निम्न दाब का निर्माण होता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक वायु चक्रवात के केंद्र की ओर गति करती है, ठीक है। तीसरा गलत है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। समुद्र की सतह के तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर SST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, समुद्र की सतह के तापमान यानी SST समुद्र की ऊपरी परत के कुछ मिलीमीटर तक सीमित जल के तापमान का माप है। सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी हद तक तेज हवाओं, वाष्पीकरण या घने बादलों से प्रभावित होता है। सी सरफेस टेम्परेचर ऊपरी महासागर में उपलब्ध तापीय ऊर्जा के संबंध में उचित जानकारी नहीं प्रदान करता। बताइए। सारे के सारे करेक्ट हैं ये, ठीक है। देखिए, समुद्र की सतह के तापमान का उपयोग नियमित रूप से यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि भारत को मानसून के मौसम में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा 887.5 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से कम या अधिक होगी। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा उनको।
चलिए 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में जो अरब सागर है उसमें चक्रवाती तूफानों का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है, इसका कारण क्या है? यानी बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है बंगाल की खाड़ी अरब सागर से अधिक गर्म है। दूसरा स्टेटमेंट है अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम लवणता है। कम लवणता है, ज़्यादा लवणता है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफान भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को प्रभावित करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से ताजे जल का निरंतर प्रवाह बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अवसाद के निर्माण के लिए आदर्श दशा का निर्माण करता है। बताइए उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट भी है इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी सभी वाला, और एक एक तीन चार वाला भी है, एक दो तीन वाला भी है, और एक तीन वाला भी है। अब हम इसमें से किसी कमज़ोर नब्ज को पकड़ेंगे। सुंदर सा मैप बना लो जल्दी से। ये एक पानी का टब है, ये एक पानी का टब है, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। अब देखिए जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं, सदा नीरा, सदा हरित, ठीक है, हरित तो नहीं कह सकते, सदा नीरा, या ग्लेशियर से जितनी निकल रही हैं वो कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। अधिकतर गंगा ब्रह्मपुत्र सब इधर ही आ रही है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो खारेपन का तो हो गई, लेकिन उतना खारापन नहीं होगा जितना जो है अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम लवणता है। ये पहले इसको एलिमिनेट करो सबसे पहले तो। अब दो से कितने कटेंगे? ये गया, ये गया। ठीक है, अब तीसरा और पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफान भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को प्रभावित करते हैं। ये सही है। ठीक है, तो तीसरा आपको मिल गया, तो एक तीन चार इसका आंसर हो गया। चौथा तो है ही, पहला तो है ही। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में अधिक वर्षा होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से ताजे जल का निरंतर प्रवाह, इसका अर्थ यह है कि बंगाल की खाड़ी की सतह का जल जो है वो स्वच्छ बना रहता है, तो लवणता कम होगी, जिससे गर्म जल का नीचे के ठंडे जल के साथ मिलना असंभव हो जाता है, जिससे यह अवसाद के लिए आदर्श दशा का निर्माण करता है। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, काम आते हैं। तो 15 प्रश्न थे ये। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 बार, क्योंकि ये वो क्लिष्ट वाला वो था, क्या नाम है, जो ज्योग्राफी में रहता है क्लिष्ट टॉपिक। ठीक है, जिनकी भाषा ही क्लिष्ट है। चलिए, धन्यवाद।